गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान पाठ 1 पाठ 2 एक इतिहास एक परिचय के बारे में बातचीत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में इतिहास के बारे में जानते हैं, इतिहास जो है क्या है यह आप भली भांति जानते हैं। इतिहास अतीत की अर्थपूर्ण घटनाएं इतिहास है, अर्थात बीते हुए समय की जो सारगर्भित घटनाएं हैं वही इतिहास हैं। इतिहास भूतकाल का अध्ययन है। यह एक ऐसी चित्रात्मक पहेली है जिसमें से इतिहासकार तथा पुरातत्वविद अतीत की एक संपूर्ण चित्र के रूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि बीते हुए समय में, जबकि चित्रात्मक पहेली इसलिए कहा जाता है कि पहेली होती है चित्रात्मक, तो अब हम अतीत की घटनाओं का, जैसे आज आप लाइव कमेंट्री सुनते हैं या देखते हैं, तो वे वस्तुएं, वे चीज़ें जिनका अतीत में थी नहीं थी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पुरातत्वविद और इतिहासकार पूर्व में अपने अध्ययनों के स्रोतों के आधार पर जो कहानी बनाते हैं वही इतिहास है। मौजूद साक्ष्यों को केंद्र बिंदु में रखते हुए जो कहानी लिखते हैं वह कहानी ही इतिहास कहलाती है और तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास इतिहास के माध्यम से इतिहासकार करते हैं। तो सबसे पहली बात है नामकरण। दूसरी बात नामकरण। सिंधु घाटी के लोगों का विनाश करके आर्यों ने, आर्य विदेशी थे जो कि सिंधु घाटी में रहने वाले लोगों का विनाश करके सिंधु में प्रवेश किया। आर्य सिंधु प्रदेश में रहने वाले लोगों को हराकर उनकी को खत्म करके यहाँ पर आए और पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उस भाग को सप्त संधैव कहा। सप्त संधैव का मतलब होता है 7 नदियों का देश। यह प्रदेश वर्तमान में पंजाब को सूचित करता है। आर्यों ने अपनी प्रभुसत्ता को क्रमशः गंगा यमुना दोआब की ओर विस्तृत करते हुए इसे ब्रह्मर्षि देश का नाम दिया। बाद में हिमालय तथा विंध्य पर्वतों के मध्य स्थित संपूर्ण प्रदेश को आर्यावर्त नाम दिया गया। इसके बाद आर्यों ने दक्षिण की ओर अपना प्रभुत्व स्थापित किया जिसे दक्षिणापथ कहा जाता था। पुराणों में वैदिक सभ्यता तथा संस्कृत की भूमि को भारत कहा गया। इसके नाम के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। मार्कंडेय पुराण तथा वायु पुराण के अनुसार मनु की वंशावली में ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम
भारत हुआ। किंतु वायु पुराण में एक दूसरा प्रसंग आता है। भरत को राजा दुष्यंत का पुत्र बताया गया है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा भी माना जाता है कि सप्त संधैव प्रदेश में आर्यों के 5 समुदाय भरत, त्रिशु, अनु, द्रव और यदि निवास करते थे, जिनमें से प्रथम समुदाय भरत ने देश के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। ये जो 5 समुदाय थे, भरत, त्रिशु, अनु, द्रव तथा यदि, इनमें जो भरत थे, भरत ने भारत के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसीलिए हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पारसी लोग स का उच्चारण ह के रूप में करते हैं, अतः उन्होंने सिंधु देश को हिंदू कहा और सिंधु के परवर्ती प्रदेश को हिंदुस्तान कहा। पारसी जो थे स का उच्चारण है करते हैं, तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा और उसके परवर्ती, उसके आसपास जो इधर फैला हुआ विस्तृत भूभाग था उसको हिंदुस्तान कहा। यूनानी लोग सिंधु को इंडस कहते थे तथा इस देश को उन्होंने इंडिया कहा, जो भारत का अंग्रेजी रूपांतर है। वर्तमान में भी हमारे संविधान तथा विदेशों में भारत को इंडिया ही कहा जाता है। वैदिक युग में भारत का क्षेत्राधिकार पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक तथा उत्तर में नेपाल एवं तिब्बत से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक था। भारत देश को 5 प्रमुख प्रदेशों में बांटा गया। भारत देश को 5 प्रमुख प्रदेशों उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देश, प्राच्य और दक्षिणापथ नामक 5 प्रमुख प्रदेशों में बांटा गया। महाजनपद काल में भारत में 16 जनपद, महाजनपद काल में जो कि 1000 से 500 ईसा पूर्व का समय है, भारत में 16 जनपद हुआ करते थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, मत्स्य, बज्ज, मल्ल, वत्स, चेद, कुरु, पांचाल, सूरसेन, अवंती, असमक, गांधार तथा कंबोज, ये 16 जनपद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधार, सिंध तथा पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाते हुए उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को एक राजनीतिक छत के नीचे लाने का महान कार्य किया। सम्राट अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य शिखर पर पहुंच गया, जिसके अंतर्गत वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा संपूर्ण भारत सम्मिलित था। गुप्त काल 300 से 450 ईस्वी में एक अन्य महान साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तथा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। संपूर्ण विश्व के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रथम काल प्राचीन काल या प्रारंभिक काल, जो कि प्रारंभ से लेकर 8वीं सदी तक चलता है। द्वितीय काल मध्यकाल, 8वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य का जो समय है वह मध्यकाल कहा जाता है। तीसरा काल जो था वह आधुनिक काल है। यह आधुनिक काल 19वीं सदी से लेकर 21वीं सदी के बीच का समय है, अर्थात यह जो आज का वर्तमान समय है यह आधुनिक काल में आता है। प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का समय मध्यकाल कहलाता है। मध्यकाल को भी 2
भक्तों में 2 खंडों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक मध्यकाल तथा अंतिम मध्यकाल। प्रारंभिक मध्यकाल का समय 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक है। इस काल में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल तथा राजपूत आदि राजवंशों के शासनकाल की कहानियों पर प्रकाश डाला गया है, जबकि अंतिम मध्यकाल 13वीं से 8वीं शताब्दी तक है। इसमें तुर्क, अफगान तथा मुगल शासकों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है या प्रकाश पड़ता है। मध्य युग के दौरान प्रमुख विकास। मध्य युग के दौरान प्रमुख विकास तो मध्य युग में हिंदू और मुसलमान संस्कृतियों के विशिष्ट तत्वों के सम्मिश्रण से भारतीय संस्कृति विकसित हुई। इसमें क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान दोनों पास आए, और दोनों पास आए तो एक दूसरे से घुल मिल गए। उनके रीति रिवाज, खान पान, बोलचाल आदि में के मिलने से ये आधुनिक भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। इसके साथ ही साथ मध्य युग में से संबंधित पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध है। मध्य युग का पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य भी आपको मिल जाएंगे। भारत की अधिकांश प्रादेशिक भाषाएं इसी काल में विकसित हुई। मध्य युग में हमारे भोजन और वेशभूषा में भी अनेक बदलाव हुए। नए धर्मों, दीन इलाही तथा सिख धर्म के अतिरिक्त हमारे अनेक धार्मिक विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज परंपराएं आज मध्यकाल में विकसित हुई। भक्त और सूफी संतों ने हिंदू तथा इस्लाम धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों की अच्छी समझ प्रस्तुत की। इससे आपसी तालमेल तथा सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई। मध्य युग में धातु मुद्रा के प्रचलन से देश का आर्थिक विकास हुआ। कृषि तथा व्यापार वाणिज्य में भी विस्तार हुआ। अनेक देशों ने भारत की आर्थिक संपन्नता से आकर्षित होकर उसके साथ प्रत्यक्ष व्यापार संबंध स्थापित करने की चेष्टा की। मध्य युग में समाज में स्त्रियों के स्थान तथा स्तर में भी गिरावट दर्ज हुई। इतिहास के मुख्य स्रोत। इतिहास के 2 मुख्य स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो साहित्यिक स्रोत में प्राचीन काल के लेखन कार्य ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर किया जाता था। 13वीं शताब्दी में लेखन के लिए कागज का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जिससे अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई। इस युग को साहित्यिक स्रोतों में निम्नलिखित योगदान है या उल्लेखनीय है। विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों के विवरण। विदेशी यात्री तथा इतिहासकार अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने उस समय की भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विद्या, दर्शन आदि के बारे में लिखा। मिन्हास ने 13वीं शताब्दी के इस्लामी शासकों तथा भारतीय सुल्तानों का इतिहास लिखा। जियाउद्दीन बर्नी ने 14वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम शासकों के, इस्लामी शासकों तथा भारतीय सुल्तानों का इतिहास लिखा। जियाउद्दीन बर्नी ने 14वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम शासकों के विविध विवरण प्रस्तुत किए। अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में तुगलकनामा लिखा। साहित्य। दंडी का 10 कुमार चरित, बाण भट्ट का हर्षचरित, कल्हड़ की राजतरंगणी, बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, क्षेमेंद्र का कुमारपाल चरित आदि महान साहित्यिक रचनाएं होने के साथ साथ ऐतिहासिक कृतियां भी हैं। इसके अतिरिक्त
विशाल लौकिक साहित्य की भी रचना हुई, जिसमें शब्दकोश, व्याकरण, नाट्यशास्त्र, चिकित्सा, धर्म, गद्य तथा कला आदि सम्मिलित है। साहित्यिक कृतियाँ: देसी लेखकों ने अनेक साहित्यिक रचनाएं लिखी, जिनमें तुजुक ए बाबरी, आइन ए अकबरी, तुजुक ए जहांगीरी आज उल्लेखनीय हैं। ये कृतियाँ अत्यधिक सुंदर चित्रों से सुसज्जित हैं, जिन्हें सूक्ष्म चित्रकला भी कहा जाता है। सामान्य सूचनाओं के अतिरिक्त इनसे कला तथा चित्रकला पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आत्मकथाएं या संस्मरण: बाबर तथा जहांगीर के संस्मरण उनकी आत्मकथा के रूप में लिखे गए हैं। जीवन कथाएं एवं वृत्तांत: अनेक विद्वानों तथा लेखकों ने विभिन्न शासकों के जीवन तथा राजवंशों के वृत्तांत लिखे हैं। जैसे कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी, जो कश्मीर के शासकों का इतिहास है। क्षेमेंद्र द्वारा रचित कुमारपाल चरित तथा चंद्रबरदाई का पृथ्वी राज रासो भी मध्य युग की ऐतिहासिक रचनाएं हैं। अबुल फजल रचित अकबरनामा अकबर की जीवन कथा है, जो अकबर के जीवन तथा शासन का विवरण प्रस्तुत करती है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो शिलालेख: शिलालेखों से भी हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये शिलालेख ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे तथा पत्थरों एवं शिलाओं पर उत्कीर्ण होते थे। ऐसे शिलालेख अनेक गांवों और मंदिरों में प्राप्त हुए हैं। शिलालेखों के अध्ययन को शिलालेख विधा कहा जाता है, जिससे हमें पूर्व एवं मध्य युग के विषय में अधिक जानकारी मिलती है। शिलालेख महत्वपूर्ण घटनाओं, उनकी तिथियों, शासकों के गुणों तथा उपलब्धियों अथवा उनकी कला तथा प्रशासन के विषय में विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। सिक्के संपूर्ण देश में प्रचुरतापूर्वक मिले हैं। सिक्के भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाओं पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इनमें तत्कालीन आर्थिक दशाओं की भी कुछ जानकारी मिलती है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा विज्ञान भी कहा जाता है। स्मारक, मंदिर तथा महल: आधुनिक शासकों ने अनेक स्मारक, मंदिर, मस्जिद, किले तथा महल बनवाए। स्मारकों में दिल्ली के पास महरौली में कुतुब मीनार, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, आगरा का ताजमहल, सिकंदरा आदि प्रसिद्ध है। किलों में लाल किला नई दिल्ली, तुगलकाबाद का पुराना किला, चित्तौड़ का किला, आगरा का किला, ग्वालियर का किला आदि तथा महलों में जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर आदि के महल उल्लेखनीय हैं। विभिन्न शासकों ने भिन्न भिन्न शैलियों में अनेक मंदिर भी बनवाए। बृहदीश्वर मंदिर तंजौर, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, सिंहराज मंदिर भुवनेश्वर, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, तट मंदिर मामल्लपुरम, महाबलीपुरम तथा कांचीपुरम के अनेक मंदिर मध्ययुगीन मंदिरों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसी के साथ आपका पाठ 1 समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम पाठ 1 की एक्सरसाइज के साथ फिर उपस्थित होंगे। आप इसका अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।